हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत हम लोकगीत और लोक नाट्य को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृति क्या है। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां संस्कृति कही जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत कला, संगीत, साहित्य, वस्तु विज्ञान, शिल्पकला, धर्म, दर्शन, विज्ञान इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक समाज से आप जिस प्रकार के व्यवहार, मूल्य, नैतिकता, इस प्रकार के जो भी अन्य कार्य हैं जैसे कि शिल्पकला, साहित्य, संगीत और वास्तु विज्ञान सीखते हैं, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृति जो है वह प्रकृति का मानव निर्मित अंग है। अब देखते हैं लोक नाट्य को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंडवानी। पंडवानी जो है वह महाभारत के पांडवों का छत्तीसगढ़ में लोक रूप में रूपांतरण है। ठीक है, यानी कि महाभारत के जो पांडवों की कथा है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण को पंडवानी कहा जाता है। पंडवानी का जो मुख्य कथा होता है वह भीम पर केंद्रित होता है। पंडवानी में को करने के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता या किसी विशेष तिथि अथवा किसी उत्सव की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्यतः किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। पंडवानी जो लोकनाट्य होता है उसमें एक गायक होता है और उस गायन पर एक हुंकारू देने वाला होता है और इस हुंकारू देने वाले को कहते हैं रागी। ठीक है, पंडवानी जो गाते हैं उसमें जो मुख्य गायक या गायिका होती है वह तंबूरा और करताल जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे स्वयं बजाते हैं। आप यहाँ पर चित्र में तीजन बाई को देख पा रहे होंगे, उनके हाथों में जो दिखाई दे रहा है वह है तंबूरा। ठीक है, अब हम देखेंगे पंडवानी की शैलियों को। पंडवानी की दो शैलियाँ होती हैं, एक होती है कापालिक और दूसरी होती है वेदमती। कापालिक शैली को खड़े होकर और स्टेज पर घूम घूम कर किया जाता है और उनके गायन पर रागी द्वारा हुंकारू भरा जाता है। वहीं वेदमती शैली को शास्त्र सम्मत गाते हैं, यानी कि वेदमती शैली में बैठकर शास्त्र को पढ़ा जाता है और इसका गायन किया जाता है। कापालिक जो शैली होती है उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? उसके प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई, उषा बाई और शांति बाई। ठीक है, याद रखिएगा, तीजन बाई, उषा बाई और शांति बाई पंडवानी के कापालिक शैली के कलाकार हैं। और वेदमती के कलाकार कौन होते हैं? वेदमती के कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, पंचूराम, रेवाराम साहू और ऋतु वर्मा। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रही है महिला की वह है ऋतु वर्मा, जो कि पंडवानी के वेदमती शैली के कलाकार हैं। पंडवानी के जो रचयिता हैं उन्होंने सबसे पहले इसे गद्य रूप में लिखा था। और इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था सबल सिंह चौहान ने। ठीक है, और इसे पद्य रूप में रूपांतरित किया था झाड़ूराम देवांगन ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रख्यात कलाकार की श्रेणी में कौन कौन से कलाकार आते हैं? तो तीजन बाई, ऋतु वर्मा और झाड़ूराम देवांगन अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रख्यात कलाकार हैं। तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे रहस। रहस का जो अर्थ है वह वास्तव में रासलीला है। रेवाराम के द्वारा श्रीमद् भागवत पर आधारित कुछ पांडुलिपियाँ हैं जिन पर रहस का आयोजन किया जाता है और रहस के आयोजन से पूर्व प्रतीक चिन्ह के रूप में खम्भ गाड़ा जाता है जिसे थुन्न कहा जाता है। ठीक है, इसके जो रंगमंच होता है उसे बेड़ा कहते हैं और इसका आयोजन मुख्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। रासलीला में राधा और कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता है और रहस जो है वह उत्तर प्रदेश के रासलीला से बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि रहस का सामान्य अर्थ है रासलीला और यह श्रीमद् भागवत पर आधारित रेवाराम द्वारा रचित पांडुलिपियों पर ही प्रदर्शित होता है। प्रारंभ में खम्भ गाड़ा जाता है जिसे थुन्न कहते हैं और इनके रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। रहस सामान्यतः होली के अवसर पर होता है और यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भद्रा नाट। जनजातियों के
पढ़ाते समय मैंने आपको भतरा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले इस नाट के बारे में बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका जो मंचन है वह मड़ई के अवसर पर और किसी उत्सव पर किया जाता है। यह जो भतरा नाट है वह प्रतिवर्ष न होकर 2-3 वर्षों के अंतराल में होता है और इसमें विभिन्न पौराणिक कथाएं जैसे कि हिरण्यकश्यप वध, दुर्योधन वध इत्यादि जो हैं कथाएं इनके माध्यम से दिखाई जाती हैं। मुख्यतः भतरा जनजाति के युवकों के द्वारा यह नाट किया जाता है। इसे उड़िया नाच भी कहा जाता है क्योंकि यह उड़िया से आया है, यानी कि उड़ीसा क्षेत्र से आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नाचा को। नाचा जो है वह मराठा शासकों के समय प्रारंभ हुआ था, जिसे पहले नाच्य कहा जाता था और नाच्य का अपभ्रंशित रूप ही नाचा कहलाता है। नाचा का जो उद्भव है वह मुख्यतः गम्मत से माना जाता है और समाज के द्वारा कुछ ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जिसे वे समाप्त नहीं कर सकते और ऐसे सुधार जो वे आत्मसात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विधवा विवाह, दहेज प्रथा, शिक्षा का महत्व और टोनी प्रताड़ना इत्यादि। इस पर नाचा के द्वारा तीक्ष्ण प्रहार किया जाता है। राज्य का जो सर्वाधिक प्रचलित नाट्य है, लोक नाट्य है, वह है नाचा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य नाचा है। और नाचा में 2 विदूषक होते हैं, उनकी विशेष भूमिका होती है और वे 2 विदूषक होते हैं जोक्कड़ और परी। ठीक है, इनकी विशेष भूमिका होती है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख नाचा पार्टी और उनके संस्थापकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी उसकी स्थापना की थी 1971 में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा, और यह जो नाचा पार्टी है उसका नाम है रवेली नाचा पार्टी। इसके बाद हम देखेंगे चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और देहाती कला मंच, जो कि रामचंद्र देशमुख द्वारा संस्थापित है। और इसके बाद है प्रसिद्ध नया थिएटर या हिंदुस्तान थिएटर, जिसे हबीब तनवीर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद है सोन्हा बिहान, जिसे दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा संस्थापित किया गया था। और उसके बाद चिन्हारी नाचा पार्टी, जिसे ममता चंद्राकर के द्वारा संस्थापित किया गया था। इसे याद रखना आसान है, ममता चंद्राकर में और चिन्हारी नाचा पार्टी दोनों का प्रारंभ जो है वह च से होता है, यानी चंद्राकर और चिन्हारी। ठीक है, इसी तरह आप रामचंद्र देशमुख द्वारा रचित चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच को याद रख सकते हैं देहाती गोंदा से, यानी कि देहाती और गोंदा ये जो 2 हैं, इसे रामचंद्र देशमुख द्वारा संस्थापित किया गया था। इसके बाद देखेंगे मटेवा नाचा पार्टी को, जिसे नाइक दास और झुमुक दास के द्वारा स्थापित किया गया था। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में नाचा का प्रारंभ किया गया था और इनके द्वारा प्रथम नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी कारण दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाचा के भीष्म पितामह कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। इसके बाद हम देखेंगे दही कांदो, जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा एक मिला जुला स्वरूप होता है कर्मा और रास का। तो दही कांदो जो है वह कर्मा और रास का मिला जुला हुआ स्वरूप है और यह मध्य छत्तीसगढ़ में जनजातियों के अवसर पर किया जाता है। दही कांदो में एक विदूषक की भूमिका होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वह होता है मनसुखा का। मनसुखा जो है वे कृष्ण के मित्र हैं और इनकी भूमिका को विशेष माना जाता है दही कांदो के दौरान। ठीक है, अब देख लेते हैं गम्मत को। गम्मत एक हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए किए जाने वाले नाटक को कहते हैं। तो यह हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण होती है और साथ में सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया जाता है जो समाज द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जोक्कड़ जो कि विदूषक की भूमिका में होता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है गम्मत में। इसके बाद हम लोकनाट्य के बाद लोकगीत को देखेंगे। लोकगीत में हम सबसे पहले देखेंगे ददरिया गीत को। ददरिया जो गीत है वह प्रेम गीत या प्रणय गीत है और इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया के जो प्रमुख गायक हैं वे हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी और केदार यादव। ठीक है, ददरिया जो गीत है उसके साथ नृत्य भी किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। तो याद रखिएगा कि बैगा जनजाति के द्वारा ददरिया गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है। यह एक सवाल जवाब पर आधारित गीत होता है। अब देखेंगे बांस गीत को। बांस गीत के जो मुख्य केंद्र होता है वह महाभारत के पात्र
कर्ण, मोरध्वज और शीत बसंत पर आधारित होता है, यानी कि इस पर केंद्रित होता है। यह जो गीत है वह दुख और करुणा का गीत है और इसमें बांस को बजाया जाता है, जो कि प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। बांस गीत को मुख्यतः राउत जाति के द्वारा गाया जाता है और बांस गीत में भी रागी, गायक और वादक होते हैं। बांस गीत के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं केजूराम यादव और नकुल यादव। तो याद रखिएगा, बांस गीत के 2 प्रमुख कलाकार हैं केजूराम यादव और नकुल यादव। इसके बाद हम चंदैनी गीत को देखेंगे। चंदैनी गीत जो है वह लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा पर आधारित है और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में टिमकी और ढोलक को बजाया जाता है। चंदैनी जो गीत है उसके प्रमुख कलाकार हैं चिंता दास, तो इसे भी आप च से याद रख सकते हैं, चिंता दास और चंदैनी गीत। तो चंदैनी गीत के प्रमुख कलाकार चिंता दास हैं और इसमें लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके बाद हम देखेंगे भरथरी गीत, जो कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के दुख और एकांत वैराग्य से भरे जीवन पर आधारित है। भरथरी गीत के जो प्रमुख गायिका हैं वे हैं सुरुजबाई खांडे। याद रखिएगा, भरथरी गीत के प्रमुख गायिका हैं सुरुजबाई खांडे। इसमें एक तारा और सारंगी को वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे गीतों को जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि ढोला मारू गीत। तो ढोला मारू गीत जो है उसका गायन भी सुरुजबाई खांडे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक जाति है जो है देवार, इनके द्वारा भी गीत गाया जाता है और ये किस प्रकार की जाति है, यह एक घुमंतु जाति है। ठीक है, अब एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि सोहर गीत कब गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है बसदेवा गीत और गोपल्ला गीत। एक तरफ जहाँ बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित गीत है, वहीं गोपल्ला गीत का संबंध कलचूरी वंश से माना जाता है। तो याद रखिएगा, बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित है और गोपल्ला गीत कलचूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।